Yes, good morning students. I am Sakshi Gurana and I am here to teach you science. This is class 9th physics, chapter number 8, motion. This is the very first chapter of physics. In your book it is on chapter number 8, motion. Motion means movement. Motion means movement. मूवमेंट मतलब मूव करना, मूवमेंट में ही दिख रहा है मूव प्लस मेंट मतलब कि मूव करना। मूव करना कब कहते हैं? जैसे मैं इस टाइम यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं इस तरीके से यहाँ आ गई, दैट मीन्स क्या कर रही हूँ, मैं मूव कर रही हूँ, तो मैंने मूवमेंट शो की। इसी को क्या कहूँगी कि मैं जो हूँ वो मोशन में हूँ। मैं इस टाइम अपनी अगर स्टेट बताऊँ कि मैं कैसे मतलब मूव कर रही हूँ या नहीं कर रही, अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मैं खुद को कंसीडर करवाऊंगी कि मैं जो हूँ मोशन में हूँ, क्योंकि मोशन मीन्स मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट। देयर आर बेसिकली टू स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट। बेसिकली देयर आर टू स्टेट्स। फर्स्ट वन इज स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट ऑफ मोशन। टू टाइप की स्टेट होती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी या कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, दो ही ऑप्शन है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरी जो स्टेट है वो मोशन की है। जबकि अगर मैं एग्जांपल लूँ इस व्हाइट बोर्ड का, ये व्हाइट बोर्ड क्या है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप अभी देख रहे हो ये कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये मोशन शो नहीं कर रहा। और ऐसे अगर ये मोशन शो नहीं कर रहा तो हम इसे कहेंगे कि ये रेस्ट पोजीशन पर है, इसकी जो स्टेट है ये रेस्ट स्टेट को शो कर रहा है। तो हमारे पास बेसिकली टू स्टेट्स होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकेंड वन या तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो हम कहेंगे कि वो चीज स्टेट ऑफ मोशन को शो कर रहा है, वो मोशन की स्टेट में है। तो टू टाइप की स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। कब कहेंगे रेस्ट पर है और कब कहेंगे मोशन पर है, तो इसी की डेफिनेशन रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। बॉडी मीन्स हम लोग हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज। हम उसे तब कहेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पे है इफ इट डज नॉट चेंजेस इट पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे with respect to its surrounding, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे, with टाइम, टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ भी आई थिंक जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो अब एक सेकंड के लिए देख रहे हो तो मैं आपको रुकी हुई लगी तो आप कह सकते हो कि मैं रेस्ट पर हूँ, लेकिन अब 2 मिनट देख रहे हो तो पता चल रहा है कि मैं मोशन में हूँ। तो टाइम के साथ, क्योंकि इंस्टेंट ऑफ टाइम, बिल्कुल एक सेकंड में अगर आप अपना नजरिया बताओगे तो एक सेकंड में तो कोई ऑब्जेक्ट हिलती हुई भी आपको बिल्कुल एक सेकंड का अगर इंटरवल ले रहे हो तो वो चीज तो उस टाइम पर एक सेकंड में तो क्या हिलते हुए नजर आएगी, रेस्ट पर नजर आएगी। तो इसीलिए विद टाइम वर्ड भी इंक्लूड करना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन नहीं बदल रही। इस वॉल के रिस्पेक्ट में मैं अगर इसे नोटिस कर रही हूँ तो मेरे रिस्पेक्ट में ये बोर्ड यहीं फिक्स है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो बोर्ड है ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो ये थी रेस्ट की डेफिनेशन। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन इज ऑफ मोशन। मोशन में कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, इसको कैसे समझाएंगे? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे if it changes its position with respect to its surrounding, अगर ये अपनी पोजीशन अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करे, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग में हम ले सकते हैं कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अभी स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी जो वर्ड है ये लिया गया है स्टैटिक वर्ड से। स्टेशनरी वर्ड में आपको STATI वर्ड स्टार्टिंग दिख रहा होगा। जो स्टेशनरी वर्ड है ये बनाया गया स्टैटिक वर्ड से, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जहां पर भी आपको स्टेशनरी
स्टैटिक वर्ड देखने को मिले, दैट मीन्स वो रेस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे मूवमेंट का मतलब था मूव करना, मोशन, उसी तरीके से रेस्ट पोजीशन को नेम दिया जाता है स्टैटिक, कि वो स्टैटिक पोजीशन पे है, वो रेस्ट पर है, या वो स्टेशनरी है, मीन्स वो रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर होगा ना, वही से नोट कर सकता है। अगर मैं खुद चल रही हूँ, भाग रही हूँ, और फिर मैं देख रही हूँ कि बोर्ड रेस्ट पर है या मोशन पे है, तो क्योंकि मैं खुद ही मोशन में हूँ तो मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे आप लोग एक ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन चल रही है, सिमिलरली साथ में भी एक ट्रेन है, वो भी चल रही है। अब आप लोगों को बहुत बारी मे बी ऐसा भी होता है, गलतफहमी होती है कि दोनों ट्रेन चल भी नहीं रही, लेकिन हमें ऐसा लगता रहेगा कि शायद साथ वाली ट्रेन चल रही है, कभी लगता है सिर्फ हमारी ट्रेन चल रही है। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन लेना है कि दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन चल रही है, तो हम दूसरी साइड देखते हैं कि दूसरी साइड जो भी पटरी पर या फिर जो भी हमें खंबे या कुछ भी दिख रहा है, तो हम उससे यानी कोई रेस्ट वाली चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि वो चीज हिल रही है या नहीं हिल रही। अगर ये दिखे कि यहाँ पर जो खंबा है वो भी ऐसे हिलता हुआ नजर आ रहा है, मीन्स हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि खंबा हिलता हुआ नजर आने का मतलब क्या हुआ कि हम आगे की ओर जा रहे हैं, हमें खंबा नजर नहीं आएगा, वो पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो क्या है, अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज रेस्ट पर है, कौन सी चीज मोशन में है, तो हमें विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है, उसके रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज हमारे डिसीजन गलत हो सकते हैं, हमें बहुत बड़ी वहम हो सकता है कि हम दोनों ट्रेन में से कौन सी ट्रेन चल रही है। अगर हम खुद भागते हुए किसी को नोटिस कर रहे हैं कि वो चल रहा है या नहीं, गलत हो सकता है। तो इसीलिए बोला विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग क्या होना चाहिए, आसपास की चीज, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो चीज रेस्ट पर होनी चाहिए, जिसे हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेंगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये भी बताती हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट लेंगे और ये क्या करेगा, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही तो पता चलेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो मोशन में है। अगर टाइम के साथ पोजीशन नहीं बदल रही तो वो रेस्ट पर है। तो ये था रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट देखो डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की क्लियर। नाउ नेक्स्ट हमें रेफरेंस पॉइंट, मैंने यहाँ रेफरेंस पॉइंट वर्ड यूज किया था, इसका क्या मतलब होता है। रेफरेंस पॉइंट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड when its position change continuously with respect to some stationary object। जो मैंने अभी आपको समझाया ना, हम किसी के भी मोशन को तभी सही से ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हम उसे किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, हम खुद या तो रेस्ट पर आ जाएं, कोई चीज जो रेस्ट पर है वही एग्जैक्टली बता सकती है कि सामने वाली चीज मोशन में है या नहीं है। तो हम मोशन को तभी परसीव कर सकते हैं जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो कि रेस्ट पर होगी, तभी आप उसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो चीज रेस्ट में थी या नहीं थी, या मोशन में थी या नहीं थी। दैट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसी को कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स जहां, जिसको हमने मेन रेफरेंस माना है, जहां से हम अपनी मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे आप लोग अगर स्केल का भी यूज करते हो, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक कह दिया कि इसकी लेंथ मेजर करके दिखाओ, तो क्या करोगे आप लोग, स्केल यहाँ रख देते हो, स्केल का 0 पॉइंट यहाँ रखते हो, स्केल का 0 वाला पॉइंट यहाँ रख देते हो, और ये जितनी लेंथ दिखाएगा, मान लो स्केल यहाँ इस तरीके से आपने रख दिया, पूरा स्केल चल रहा है 0 1 2 3 4 5, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये क्या आ रहा है 5, तो आप कहोगे कि आपकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। तो आपने 0 से स्टार्टिंग की, मेजरमेंट अपनी 0 से स्टार्ट की, दैट मीन 0 आपने रेफरेंस पॉइंट लिया। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए ही होता है। तो रेफरेंस पॉइंट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहां से हम अपनी सारी कैलकुलेशन, अपनी सारी मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर हम लोग ऑरिजिन, जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन करते हो, ऑरिजिन से स्टार्ट करते हो ना, ऑरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये 0 क्या है, ऑरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जहां से अब आपने सारी मेजरमेंट कर रहे हो।
अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो आप करते हो उसमें भी जो बीच में जहां पर ये सभी डायरेक्शन मीट करती हैं वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट इज दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी डू ऑल द मेजरमेंट्स, जहां से हम सारी मेजरमेंट करते हैं एज ऑल द मेजरमेंट्स आर डन फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि सारी की सारी मेजरमेंट इस पॉइंट से होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हो रही है, इसीलिए हम इसे रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट जरूर चाहिए होता है किसी को भी मेजर करने के लिए। उसी तरीके से अगर हमें रेस्ट और मोशन को ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज रेस्ट पर है या नहीं, मोशन में है या नहीं, हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट शुड बी अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रेस्ट की पोजीशन पे होना चाहिए, मोशन में हमें एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ओनली। स्टेट रेस्ट की और मोशन की ये दोनों रिलेटिव हैं, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से काफी रिलेट करती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर आपको रेस्ट की पोजीशन ऑब्जर्व करनी है, जैसे एक तरीके से ये होता है ना कि वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नहीं है, दैट मीन्स हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। ये दोनों जो है टर्म्स रिलेटिव हैं, डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज रेस्ट में है, वो चीज मोशन में है, जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है वो रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी स्टेट आएगी वो रेस्ट की आएगी या मोशन की। एग्जाम्पल्स समझाते हैं। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग, रिलेटिव टर्म होने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ लग सकता है टू वन पर्सन, किसी एक इंसान को ऐसा लगेगा कि वो चीज मूव कर रही है, चल रही है, एंड द सेम ऑब्जेक्ट और वही सेम चीज में अपीयर टू बी एट रेस्ट टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान को ऐसा लगेगा कि वो चीज नहीं चल रही। एक ही चीज है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वो चीज मूव कर रही है, कोई अनदर पर्सन है उसे लग रहा है वो चीज मूव नहीं कर रही। क्यों हमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन मिल रही है? क्योंकि हम दोनों ऑब्जर्व करने वाले एक जना रेस्ट पर है, एक जना मोशन में है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन रिलेटिव हो गई कि डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में या मोशन में, इसीलिए बोले ये रिलेटिव है, डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पोजिशन में या मोशन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल when a bus is moving on a road, जब कोई बस रोड पे चल रही है तो तीन केस हो सकते हैं, क्या क्या? फर्स्ट, द रोड साइड ट्रीज, जो रोड पर लगे हुए ट्रीज हैं, अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड टू द पैसेंजर, जो बस में बैठे पैसेंजर हैं उनको क्या लगेगा कि रोड साइड पे जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बस आगे जाती है तो हमें ऐसा ही लगता है ना कि साइड वाले जो ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, पीछे की ओर, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं जा रहे ना, एक्चुअल में तो हमारी बस आगे की ओर जा रही है। तो बस के अंदर बैठे पैसेंजर्स को लगा कि रोड साइड ट्रीज जो है वो पीछे की साइड जा रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये। सेकेंड, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, एक पर्सन जो कि रोड पर खड़ा है, फाइंड द बस एंड द पैसेंजर मूविंग फॉरवर्ड, उसे क्या लगेगा, एक पर्सन जो कि रोड पर ही खड़ा है उसको क्या नजर आया कि बस भी चल रही है और बस के अंदर बैठे जो पैसेंजर है, क्योंकि बस चल रही है और पैसेंजर बस के अंदर बैठे हैं तो उसको क्या लगेगा कि बस भी मोशन में है और पैसेंजर भी मोशन में है, और उसके लिए ट्रीज रेस्ट पर हैं क्योंकि वो ट्री के पास खड़ा है, तो उसको ट्री तो हिलते हुए नजर नहीं आएंगे, उसको पैसेंजर भी मोशन में लग रहे हैं और बस भी, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ये है। थर्ड, अ पर्सन इनसाइड द मूविंग बस, एक पर्सन जो मूविंग बस में, चलती हुई बस में ही बैठा हुआ है, फाइंड हिज फेलो पैसेंजर, उसे अपने साथ बैठे हुए पैसेंजर्स लगेंगे एट रेस्ट। अगर हम बस में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे पैसेंजर चल थोड़ी ना रहे हैं, सिर्फ बस चल रही है, हमें यही लगता है ना। तो फेलो पैसेंजर्स, अपने साथ वाले पैसेंजर्स हमें क्या लगेंगे कि हम सभी रेस्ट पर हैं। तो ये क्या है, सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशन, किसी को लग रहा है बस चल रहा है, किसी को लग रही है पैसेंजर भी चल रहे हैं, किसी को लग रहा है ट्री चल रहे हैं, तो हर एक की ऑब्जर्वेशन अलग अलग आ रही हैं, इसीलिए बोला डिपेंड करता है रेस्ट और पोजीशन पर। ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, वो कौन सी पोजीशन पे है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आएंगे, ऑब्जर्वेशन आएगी।
इसी चीज को थोड़ा आगे फॉरवर्ड लेते हैं, रिलेटिव टर्म्स का सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। Now next concept is concept of distance travel and displacement. Distance travel क्या होता है, displacement क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो कंसेप्ट इन्हीं का है। देखिए पहले शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर एग्जाम्पल जब समझ आएगा तो क्लियरली समझ आ जाएगी इनकी डेफिनेशन, अदरवाइज सिंपली डेफिनेशन बताऊंगी तो ऐसे ही लगेगा। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी बॉडी ने एक्चुअली कितनी लेंथ ट्रेवल की है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ट्रेवल किया है, वो इतना डिस्टेंस चल के गया। और डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ सबसे छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जहां हम लास्ट में पहुंच गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था, उन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो था थ्योरेटिकल, इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कि ये यहाँ इस पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है। मान लीजिए कि ए पोजीशन पे आपका घर है, योर होम ए पोजीशन पे, और यहाँ आपको जाना है किसी शॉप पर, सी पोजीशन पे शॉप है, और आपको होम से शॉप जाते हुए इस तरीके का रास्ता आप बना रहे हैं, ए टू बी गए, एक सीधा रास्ता गए, एक सड़क गए, फिर आपने टर्न ले लिया शॉप तक जाने के लिए। ये जो ए टू बी आप चले वो था 3 किलोमीटर, फिर आप बी टू सी गए वो था 4 किलोमीटर। तो मैंने कहा कि बताइए कि आपके घर और शॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड शॉप, होम और शॉप के बीच का डिस्टेंस। होम कहाँ से रिप्रेजेंट किया, ए से, शॉप रिप्रेजेंट किया सी से, सो मैं ये कह सकती हूँ डिस्टेंस बताना है आपको ए से सी का, ए सी डिस्टेंस बताइए। सो डिस्टेंस मीन्स आपने एक्चुअली कितनी लेंथ ट्रेवल की, आप एक्चुअली कितना चले। तो एक्चुअली हम लोग पहले तो गए ए से बी तक, फिर हम गए टर्न लेकर बी से सी तक, पहले हम गए ए टू बी, फिर हम गए बी टू सी लेंथ। तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या हो गया, ए टू बी 3 किलोमीटर है, ए टू बी पहले हम 3 किलोमीटर गए, फिर हमने टर्न लिया बी टू सी गए जो कि था 4 किलोमीटर। तो हम लोगों ने टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मीन्स आप एक्चुअली कितना चले, आपने एक्चुअली कितनी लेंथ ट्रेवल की। तो हम पहले ए टू बी गए, बी टू सी गए, आप चाहे कितने भी रास्ते बदल लीजिए, जैसे आपके घर से स्कूल जाने के कई सारे रास्ते होंगे, जरूरी तो नहीं है आपको सीधा जाना है, कितने भी रोड आप टर्न करके वापस आ जाइए, तो आप कितने ही बड़ा रास्ता ले सकते हैं, कितना ही छोटा, जो आप चाहे कितना बड़ा रास्ता चल रहे हैं चाहे कितना छोटा, जो रास्ता आपने ट्रेवल किया तो वही हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। जबकि सेकेंड टर्म यहाँ पर जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल पोजीशन जहां से आपने स्टार्ट किया एंड फाइनल पोजीशन जहां आप सबसे लास्ट में पहुंच गए, उन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता। तो देखिए आपने स्टार्ट किया घर से जो कि है ए, इसके बाद लास्ट पोजीशन जो आपकी है जहां आपको जाना था वो शॉप था यानी सी पॉइंट पे, यानी आपको बताना है कि हम लोग घर से जाएं शॉप तक जाना है, ए से सी पहुंचना है, तो इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता। घूम के तो हम कैसे भी जा सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे अभी घूम के तो गया, अदरवाइज छोटा रास्ता क्या होता है, अगर छोटा रास्ता देखना है तो इसके लिए ये तो बड़ा रास्ता हो गया ना कि वो टान ले रहा है, अगर वो डायरेक्टली उसे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि सीधा ही वो यहाँ ए टू सी स्ट्रेट पाथ, छोटा रास्ता ना हमेशा सीधा ही होता है, सीधा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं ऐसे घूम के निकल के आ सकती हूँ,
ठीक है, मैं किसी भी तरीके से मूव करके मैं पूरा चक्कर लगाकर फिर वापस वहां पहुंच जाऊं, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन अगर मैं सबसे छोटे रास्ते की बात करूं तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं डायरेक्टली सीधी लाइन में चलूं। तो छोटा रास्ता, सीधा रास्ता, तो यानी स्ट्रेट लाइन पाथ हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन सी थी, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता ए सी खुद है। तो ए से सी तक मेजर कर दो, आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। 3 4 मान लो कि ये कितना है 5। अगर पाइथागोरस नहीं समझ आती तो ये, अदरवाइज आपको पाइथागोरस पता होगी। परपेंडिकुलर स्केयर यानी कि 4 का स्केयर प्लस बेस स्केयर यानी कि 3 का स्केयर, तो 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, 16 प्लस 9 25, तो ये कितना आ गया √25 यानी कि 5 किलोमीटर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है इसी केस में वो आ गई 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा आया था 7 किलोमीटर एक्चुअल पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा 5 किलोमीटर का। तो ये है डिस्टेंस, ये है डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही कुछ अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पर ये आपका पोजीशन, ये होम है आपका और ये आपका स्कूल है। मान लीजिए ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। आपको जाना है होम टू स्कूल, और स्कूल के पास थोड़ी सी आगे जाके एक शॉप है, आपको वहां भी अगर बाई चांस जाना है तो उस केस में ये होम हो गया, ये स्कूल हो गया, ये शॉप होगी। इसे मैंने नेम दे दिया ए, इसे दिया बी, इसे दे दिया सी। अब ये मैं स्ट्रेट पाथ दिखा देती हूँ, अदरवाइज बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे पास। मान लेते हैं हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा पहले मैं बता दूं कि होम से स्कूल कितना डिस्टेंस है। मान लो कि होम टू स्कूल आपका 5 किलोमीटर है, आपके घर से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, और स्कूल से जो शॉप है वो 1 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं कि हमारे घर से जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है और स्कूल से शॉप 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, इतना दूर है सीधा सीधा रास्ता में। अदरवाइज घूम के जाते, इस तरीके से अगर हम घूम के जाते तो 5 से तो बहुत ज्यादा आ जाता, कितनी भी सड़कें मुड़ के चले जाओ तो वो तो ज्यादा भी हो सकता है, बट हमने शॉर्टेस्ट पाथ वाला यही केस लिया फिलहाल, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको जाना है ए टू सी, यानी कि घर से शॉप, आपको जाना है घर से शॉप ए टू सी, तो बताइए आप कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए, होम टू शॉप, घर से शॉप जाने के लिए। घर से शॉप यानी कि घर था ए, शॉप है सी, तो आप टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस मीन्स टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड। एक्चुअल लेंथ कितना चले, पहले हम यहाँ से यहाँ गए यानी ए बी, फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में ही तो है स्कूल, ऐसा तो है नहीं घूम कर कहीं और से आए हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से यहाँ, तो पहले ए टू बी फिर बी टू सी। तो ए बी है हमारे पास 5 किलोमीटर, बी सी है हमारे पास 1 किलोमीटर, यानी कि हम लोग टोटल डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल किया दैट इज 6 किलोमीटर, हम लोग 6 किलोमीटर चले। ये था डिस्टेंस ए सी का। अब डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी सेम देखते हैं हम लोग घर से शॉप की। आपको घर से शॉप जाना है, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स छोटा रास्ता, और मैंने बता चुकी हूँ कि सीधा रास्ता छोटा होता है। तो स्ट्रेट पाथ ही गए हैं हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, ए से सी तक की लेंथ, तो ए से सी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या लेंथ है, छोटा रास्ता कितना बना 5 + 1, ये भी कितना आया 6 किलोमीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आ गए 6 किलोमीटर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो और जबकि पहले वाले एग्जांपल में दोनों की वैल्यू डिफरेंट थी, तो एक पॉइंट यहां से हमें ये मिल जाएगा कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड
इक्वल होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है। कब? जब मोशन जो हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन हो। अगर आप सीधा रास्ता ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू जो आएगी ना वो इक्वल आ जाती है। अगर हम सीधा रास्ता जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ कवर कर रहे हैं तब। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए लेते हैं सर्कुलर मोशन। मान लो आपके पास एक सर्कुलर रास्ता है, जैसे ग्राउंड के चारों तरफ सर्कुलर ग्राउंड है और हम उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस होती है, इसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली r है। सर्कुलर पाथ लिया जिसकी रेडियस हमने मान ली r है। मान लो कि आप पोजीशन A से स्टार्ट हुए, आप पोजीशन A से स्टार्ट हुए। एग्जाम्पल्स नोट जरूर करना, इसको क्वेश्चंस बना के पुटअप किया जाता है। अब तक 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, अब ये 3rd एग्जाम्पल है। मान लिया कोई सर्कल है जिसकी रेडियस r है, हम इस पोजीशन A से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें जाना है इसकी पोजीशन B तक। इस पोजीशन B तक जाना है तो बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल A to B कितना होगा। अगर कोई पर्सन A से स्टार्ट हो रहा है और B तक जा रहा है, यानी A से B जाना है उसे, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस बताना है आपको A to B। अब वो कैसे जाएगा A to B? इस रास्ते को कवर करके, वो इस रास्ते को कवर करके जाएगा। इसको बोलते क्या है? ये पूरी क्या है? सर्कल की बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री मीन सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और ये क्या है? सर्कमफ्रेंस का हाफ। सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो कहाँ होगा? ये पूरी की पूरी बाउंड्री हो जाएगी, लेकिन हमने क्या किया? सिर्फ हाफ बाउंड्री क्रॉस करवाई है, यानी सर्कमफ्रेंस का हाफ। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, हमने किया हाफ तो 2 पाई r बाय 2। तो हम लोग कितना डिस्टेंस चल रहे हैं? 2 पाई r बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया A से B तक जाने के लिए वो हमारा डिस्टेंस है पाई r। इसी तरीके से अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट A से B तक। डिस्प्लेसमेंट मीन्स छोटा रास्ता, हमें जाना है A से स्टार्ट करना है और B तक जाना है। हमारी इनिशियल पोजीशन A और फाइनल पोजीशन है B। A से B जाने के लिए छोटा रास्ता क्या होगा? स्ट्रेट पाथ ढूंढो। स्ट्रेट पाथ मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, सीधी लाइन। और ये जो A से B सीधी लाइन बनी है, सर्कल के जो ये लाइन सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे और सर्कल के सेंटर से जाए, उसे क्या बोलते हैं? सर्कल का डायमीटर। यानी ये क्या आ गया? डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल, डायमीटर ऑफ सर्कल। सर्कल का डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, तो 2r। आप d से शो करते हो जो कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। r यहाँ से यहाँ तक था, ये भी r था, तो r प्लस r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? 2r। डिस्टेंस कितना आया? पाई r। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन कवर नहीं की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब स्ट्रेट पाथ हो, स्ट्रेट लाइन पाथ हो, सिर्फ तभी। अदरवाइज ये दोनों क्या आते हैं? अनइक्वल। दोनों की वैल्यूज क्या आती हैं? अलग अलग आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट केस एग्जाम्पल तो मैंने यही कंसीडर किया, एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है। अब मैं मानती हूँ इस केस में कि मैंने A पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं लास्ट में A पोजीशन पर ही वापस आ रही हूँ। मैंने A से स्टार्ट किया और मैं वापस A पर ही आ रही हूँ। तो मुझे बताइए कि मेरा जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू A, A से A तक मैं इस तरीके से घूम के आ रही हूँ। मैंने बता दिया मेरा एक्चुअल बात ये है, मैं ऐसे चल के आई हूँ। तो मैं A टू A आ रही हूँ, यहीं से स्टार्ट हुआ और यहीं पर एंड हुआ। तो बताइए कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये क्या है? मैं यहाँ चली सर्कल की बाउंड्री पर। सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई r। तो मेरा जो डिस्टेंस ट्रेवल है A टू A दैट इज 2 पाई r। जबकि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है
जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है A टू A, मेरी इनिशियल पोजीशन A, मैं फाइनली घूम कर भी कहाँ आ गई A, इनिशियल भी ये था फाइनल भी यही था, दोनों पॉइंट क्या कर गए कोइंसाइड, को आपस में इनसाइड एक ही पर आके टकरा जाना। मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही है फाइनल भी यही है, दोनों सेम पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम है, जिसकी वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ से मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो कुछ भी नहीं, तो दोनों पॉइंट जब सेम है यहीं से चले यहीं वापस आ गए, दोनों के बीच का छोटा रास्ता कुछ है ही नहीं, क्या आ गया जीरो, क्योंकि हम इसका मतलब तो एक तरीके से हम वहीं के वहीं रह गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है जबकि डिस्टेंस ट्रेवल 2πr है। तो यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया, एक और रिजल्ट मिल गया हमें, जैसे मैग्नीट्यूड इक्वल वाला मिला था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है इफ कब होगी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड आपस में इंसाइड कर जाए यानी कि सेम हो जाए, अगर इनिशियल पोजीशन भी वही हो और फाइनल भी वही हो तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो जीरो हो जाती है, जबकि डिस्टेंस जो है कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कैन नेवर बी जीरो। क्यों नहीं होगा जीरो? क्योंकि अगर डिस्टेंस जीरो हो गया इसका मतलब हमारी एक्चुअल लेंथ जीरो, और इसका मतलब तो हम चले ही नहीं, तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा अगर हम मोशन में हैं तो। हाँ, रेस्ट पर हैं, अगर हम चल ही नहीं रहे तो डिस्टेंस जीरो ही आएगा, लेकिन मोशन है चैप्टर तो इसका मतलब हम मोशन में हम लोग चल रहे हैं, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ वी आर इन मोशन। अगर हम मोशन में हैं तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे हम घूमकर वापस वही ही क्यों ना आ जाए, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ अनदर वैल्यू आएगी। सो ये केस, इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। यस, हियर इज क्वेश्चन आंसर NCERT in text question answer that is given on पेज नंबर 100 ऑफ NCERT बुक। 100 पेज नंबर NCERT बुक में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी हमारे कवर हो चुकी है। देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी अभी हमने एक एग्जांपल किया कि अगर हम सर्कल में घूम रहे हैं, हमने यहाँ ए पोजीशन से स्टार्ट किया और वापस ए तक आ गए, हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया 2πr, जबकि हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई क्योंकि हमारी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो ए से ए डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई जबकि डिस्टेंस नॉन जीरो थी। तो ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल अभी भी आपको समझाया वही एक्सप्लेन करना है। इफ यस, अगर हो सकता है स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल, एग्जांपल से इसे समझाना है। सो वही एग्जांपल आप बता देंगे कि ए टू ए हमें जाना है, इस केस में डिस्टेंस 2πr है जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सेकेंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड, क्या है स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, खेत है, उसकी बाउंड्री के चारों तरफ घूम रहा है ऑफ साइड 10 मीटर, और स्क्वायर की जो बाउंड्री है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 मीटर, यहाँ से ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, ऑल साइड्स 10 मीटर इन 40 सेकेंड। वो क्या कर रहा है, बाउंड्री घूम रहा है, पूरी की पूरी बाउंड्री घूम रहा है इस फील्ड की, इसका मतलब पूरा चक्कर लगा रहा है। जैसे मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो उन्होंने कहा कि वो उसकी बाउंड्री घूम रहे कितने टाइम में 40 सेकेंड में। इसका मतलब वो यहाँ से अगर ए से चलना स्टार्ट हुआ तो वो यहाँ बाउंड्री में चलेगा, इस तरीके से घूमकर वापस ए पर आ जाता है कितने टाइम में 40 सेकेंड्स में, एस मतलब सेकेंड, तो 40 सेकेंड लग रहे हैं उसे एक पूरा चक्कर लगाने में। What will be the magnitude of displacement, डिस्प्लेसमेंट बतानी है कितनी आएगी, इफ फार्मर की डिस्प्लेसमेंट बतानी है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड जब खत्म हो जाएंगे तो बताना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी छोटा रास्ता जहां वो उस टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद खड़ा होगा
उसका इनिशियल पोजीशन और वो जो पोजीशन है उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखिए है क्या एक्चुअल में, एक्चुअली वो ये लेंथ कवर कर रहा है। पहले तो देखिए कि 2 मिनट 20 सेकेंड का मीनिंग क्या है। टाइम आपको जो टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम हमारे पास है 2 मिनट 20 सेकेंड। इतने टाइम के बाद हमें बताना है कि वो जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। 2 मिनट मतलब सेकेंड में कन्वर्ट कर दो इसको। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 2 × 60 और ये 20 सेकेंड एक्स्ट्रा। सो ये टोटल 20 एक्स्ट्रा, 2 × 60 120 प्लस 20 सेकेंड, कितना हो गया टोटल 140 सेकेंड का टाइम आ गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कवर्ड इन 40 सेकेंड, उसने क्या किया फार्मर ने 40 सेकेंड में पूरा एक बाउंड्री कवर की। दैट मीन्स 40 सेकेंड में वो पूरा चक्कर लगा रहा है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में उसने एक राउंड पूरा ले लिया। हम 1 सेकेंड में कितना लेगा 1/40। हमें कितने का निकालना है 140 सेकेंड का, तो 140 सेकेंड में क्या आ जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई 140, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे 2 2 = 4, 2 7 = 14, तो 7/2 यानी कि 3.5 3.5 रोटेशन कवर कर रहा है वो 140 सेकेंड में। 140 सेकेंड में वो 3.5 रोटेशन कवर कर चुका है। 3.5 करने का मतलब क्या है, ए से स्टार्ट हुआ, एक चक्कर लगाकर ए पे आया, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ का मतलब ये 3.5 करना है ना, तो मतलब हाफ ही जाएगा यानी सी तक पहुंचेगा। तो फाइनली वो 3.5 रोटेशन के बाद यानी कि 140 सेकेंड के बाद वो सी पोजीशन पर हमें मिलेगा। तो हमें बताना भी क्या था कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो जिस पोजीशन पे है वहां तक की डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए था कि वो फाइनली पहुंचा कहाँ हुआ है, तो वो सी पोजीशन पे पड़ा है, तो सी पोजीशन पे जाकर खड़ा है, तो सी पोजीशन पर है तो हमें सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आफ्टर 3.5 रोटेशन, 3.5 रोटेशन के बाद वो पॉइंट सी पर होगा। डिस्प्लेसमेंट जो फार्मर ने कवर की है ए से सी तक, इनिशियल पोजीशन फाइनल, तो ए से सी का बता दीजिए कि शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है। मिला दिया इसको ए से सी तक। ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर में सारे के सारी साइड्स परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 + 100